हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू कंसेप्ट दैट मीन्स मैटर एंड एनर्जी। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में दैट मीन्स प्रीवियस वीडियो जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा बेसिक्स में, उसमें हमने देखा है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। वहां पर केमिस्ट्री के ब्रांचेस के बारे में हमने एक थोड़ा सा इंटरप्रेट किया है, लेकिन अब हमारा बेसिक लेक्चर जो है प्रॉपर कंसेप्चुअल लेवल पर वो आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट मैटर एंड एनर्जी। एक्चुअली अगर देखा जाए, बात अगर की जाए पूरे यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स में यू आर वेल फैमिलियर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स यू कैन ऑब्जर्व, दैट्स आर इनविजिबल एंड विजिबल थिंग्स। कौन से थिंग्स हैं? इनविजिबल, जो आंखों को दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करता है, एंड सेकंड वन विजिबल थिंग, जो हम आंखों से देख सकते हैं, दैट मीन्स नेकेड। जैसे कि हम अगर बात करते हैं विजिबल में, तो हमारे सराउंडिंग में हमें जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अब गैसेस तो कुछ हम अगर देखा तो एक्सपेरिमेंटल लेवल पर उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। बात अगर की जाए नेकेड चीजों की, तो जो हम देख सकते हैं आर विजिबल मैटर, और जो हम नहीं देख सकते जैसे कि एयर की बात की जाए तो एयर में देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस, जैसे ऑक्सीजन है अंदर, आफ्टर देन नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इन्हें हम प्रॉपरली सेपरेट आउट आंखों से नहीं देख कर सकते। मतलब जो मैटर विजिबल, इनविजिबल, ये सारे मैटर यूनिवर्स में कंपोज हैं। तो यूनिवर्स की अगर बात की जाए तो होल यूनिवर्स इज एसोसिएटेड विद ओनली टू थिंग्स, only two things, that means only there are two quantities or two entities which associated with whole universe, that entities are nothing but matter and energy। पूरे यूनिवर्स की अगर बात की जाए तो पूरा यूनिवर्स ये दो क्वांटिटीज से, दो एंटिटीज से क्या हुआ है, बना हुआ है, और वो है मैटर और एनर्जी। बात अगर एनर्जी की जाए तो एनर्जी का डिटेल में पूरा कंसेप्ट ये थर्मोडायनामिक्स के रिस्पेक्ट में पढ़ाया जाएगा। ये वहां बहुत डिटेल में क्लियर किया जाएगा। एनर्जी होती क्या है, एनर्जी किस किस टाइप्स में कन्वर्ट हो सकता है, और एनर्जी के टाइप्स किस तरह से है, और हम रियल लाइफ में उसे किस तरह से ऑब्जर्व कर पाते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री इस कंसेप्ट में। लेकिन इस कंसेप्ट में, बेसिक कंसेप्ट में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ओनली मैटर के बारे में। तो आज हमारा लेक्चर ये कंप्लीटली एसोसिएट होगा मैटर, क्योंकि मैटर से ही हम एंटर करेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लिया में। ओके, तो पहले हम बात करते हैं मैटर के बारे में। तो एक चीज यहां पर क्लियर हो चुकी है, वो चीज दिमाग में पक्की ये रखना है कि होल यूनिवर्स इज कंपोज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। दैट मीन्स कंप्लीट यूनिवर्स इज एसोसिएटेड विद ओनली एंड ओनली टू एंटिटीज, दोज एंटिटीज आर एनर्जी एंड मैटर। तो एनर्जी ये हम सेपरेटली करेंगे और मैटर के बारे में बात करते हैं। अब अगर बात होती है मैटर की, तो मैटर मीन्स एक्चुअली व्हाट, देन लिसन केयरफुली, व्हाट इज मीन बाय मैटर। मैटर मीन्स anything, matter means anything that has mass, anything that has mass and occupies space. Matter means anything that has mass and occupies space called as matter, उसे मैटर कहा जाता है। मतलब यूनिवर्स में जो भी चीज होगी, each and everything in the universe which having mass and occupy space, such types of material called as matter, उसे मैटर कहा जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही क्लियर किया है कि वो विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। ओके, तो वो स्पेस एक्वायर करेगा। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं मतलब आपको सुनाई दे रहा है मतलब क्या, साउंड वेव्स। ओके, साउंड वेव कुछ समय के लिए यहां पर स्पेस एक्वायर कर रहा है, इसका मतलब उसे भी हम मैटर बोल सकते हैं। एयर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एयर के अंदर कंपोजिशन तो है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, अदर टाइप के गैसेस भी हैं। मतलब ये यहां पर कुछ स्पेस एक्वायर कर रहे हैं, ओके, और उनका मास भी है, तो वो होगा वहां व्हाट, मैटर, उसे मैटर कहा जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैंने तो इस तरह से बोल दिया व्हाट, कि एनीथिंग दैट हैज अ मास ऑक्युपाई स्पेस। स्पेस ऑक्युपाई करना ये तो आपको समझ में आ गया।
स्पेस ऑक्युपाई करना, ये तो क्लियर हो गया। जैसे कि एक रिक्शा में अगर देखा जाए तो कभी कभी 2 पर्सन से ही रिक्शा पूरी तरह से भर जाता है, कभी कभी एक रिक्शा में 4 लोग भी वहां पर बैठ सकते हैं। मतलब व्हाट एनी बॉडी टू बॉडी, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्युपेशन ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो स्पेस ऑक्युपाई करना ये थिंग अलग है। लेकिन अब बात अगर मास की होती है तो मास जहां जहां आता है वहां एक टर्म और एसोसिएट की जाती है, दैट टर्म इज व्हाट, वेट। वो क्या होगा, वेट होगा। एक्चुअल अगर देखा जाए तो वेट एंड मास आर 2 डिफरेंट थिंग, ये दोनों अलग अलग है। मास और वेट में अगर देखा जाए तो डिफरेंस इन बिटवीन देम, वेट इज एसोसिएटेड विद ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से एसोसिएट करता है। एक्चुअल अगर देखा जाए तो मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास क्या होता है, कांस्टेंट रिगार्डलेस वेयर इट इज मेजर, ये आप कहां मेजर करते हो उस पर डिपेंड करेगा। मतलब मास तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर आप इसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर वहां पर उसे मेजर करते हो तो वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करेगी। तो आपका वेट अगर देखा जाए तो वेट क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी। तो वेट को मैं डिफाइन इस तरह से भी कर सकता हूं, एनीथिंग और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ सरफेस ऑन दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी बॉडी को अर्थ अपने तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट, तो अर्थ ने उस बॉडी पर अपने तरफ खींचने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट किया इज कॉल्ड एज व्हाट, वेट, उसे वेट कहा जाएगा। तो मास इनटू ग्रेविटी इज नथिंग बट वेट, उसे आप वेट बोल सकते हो। ओके, तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई, व्हाट, दैट थिंग इज मास एंड वेट। मतलब एनीथिंग इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के इस ब्रह्मांड में कोई भी वो चीज कि जिसे मास होगा और जो स्पेस एक्वायर करेगा उसे क्या कहा जाएगा, मैटर कहा जाएगा, उसे मैटर कहा जाएगा। दैट मैटर में बी विजिबल एंड इनविजिबल इन नेचर, वो दोनों केसेस में भी क्या हो सकता है, वहां पर एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, अब अगर बात होती है मैटर की तो ये क्लियर हो गया कि जो स्पेस एक्वायर करता है वो मैटर होता है, जिसे मास होता है वो मैटर होता है। सेकंड चीज अगर देखी जाए तो वो ये है, आप ऑब्जर्वेशन करिए कि पूरे यूनिवर्स में सॉलिड, लिक्विड, गैस ये चीजें रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट। मतलब मैं आई कैन से व्हाट, मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल। मैटर क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल। इसका मतलब मैटर नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, only it can be changed from one form to another form. Listen carefully and concentrate on my talking. क्या कहा है मैंने, मैटर को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, मैटर को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट और फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब इट इज चेंजेबल बट नॉट फॉट डिस्ट्रक्टेबल, इसे हम ये ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये होता है मैटर। और अगर वो क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, ओके, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, इसका मतलब द होल यूनिवर्स, इसके अंदर जितना भी मैटर है दैट मैटर रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैटर ऑफ द होल यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये 3 चीजें प्रॉपर तरीके से वहां पर ध्यान में रखना मैटर के बारे में। पहली चीज कौन सी बताई मैंने वहां पर, द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट, matter neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one form to another form. Second one is what, matter is one of the thing which having mass and occupy space, जिसे मास भी है और जिसे स्पेस भी है उसे मैटर कहा जाएगा। और तीसरी चीज वो ये कि होल यूनिवर्स का जो भी है मैटर वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। This is about some things of matter. Now question arising, how to identify, how to recognize that matter. मैटर को recognize कैसे किया जाएगा? मैटर को अगर recognize करना है तो मैटर recognize on the basis of 2 things. Those are what, physical and chemical property. आप उसे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर रिकॉग्नाइज कर सकते हो। लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर ये किस तरह से रिकॉग्नाइज होगा इसके बारे में मैं थोड़ी देर से बात करता हूं। पहले हम देख लेते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन, हाउ टू क्लासिफाई दिस मैटर, हाउ टू क्लासिफाई दिस मैटर। फर्स्ट वन, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन, मैटर, it classify on the basis of physical and chemical properties और physical और chemical aspects। तो यहां पर मैं लेता हूं फर्स्ट वन, मैटर
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, किस तरह से होगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड सेकंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन, इस तरह से मैटर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। फिजिकल क्लासिफिकेशन इन विच मैटर क्लासिफाइड इनटू 5 things, those are solid, liquids, gases, plasma, Bose-Einstein particles. Bose-Einstein particle. On the basis of chemical classification, it classified into 2 types. First one is pure substance. Second one impure, or it is also called as mixtures. इसे क्या कहा जाएगा, मिक्सचर। दैट मीन्स केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू 2 types as of pure substances and what, impure, that means mixture. Pure substances once again classified into 2 category. First one elements, second one is compound. First one क्या होगा, element, and second one compound. And impure substance mixture, it also classified into 2 category. First one what, homogeneous mixture, okay, and second one heterogeneous mixture. heterogeneous mixture. एलिमेंट की अगर बात होती है तो इट क्लासिफाइड वंस अगेन इनटू 3 कैटेगरी. व्हाट, metals, non-metals, metalloids, okay, and compounds classified into 2 as inorganic compound and organic compound. Into organic compound. This is complete flow chart tree diagram of matter. Matter इस तरह से क्लासिफाई होता है. तो ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद आपको बहुत सारा अवेयरनेस आ जाएगा कि एक्चुअली मैटर होता क्या है और कौन सी चीजें हमारे सराउंडिंग में हैं जो हम डेली ऑब्जर्व करते हैं और वो किस तरह से प्रॉपर साइंटिफिकली क्लासिफाई किए जाते हैं. तो आप सामने देख रहे हो ये एक फ्लो चार्ट. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर दैट फ्लो चार्ट. देखिए, वन थिंग आई वांट टू क्लियर दैट, व्हाट, आप लेक्चर अगर प्रॉपर तरीके से देख रहे हो और प्रॉपर आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो मेडिकल या इंजीनियरिंग का, तो लेक्चर देखते समय साथ में नोटबुक लेके बैठा करो. नोटबुक लेने के बाद जो आप लेक्चर यहां पर देख रहे हो वो प्रॉपर तरीके से नोटबुक पर नोट किया करो. इसका मतलब ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर तरीके से एक पूरी तरह से रिमाइंड होंगी और आपको समझ में आ जाएगी. तो नोटबुक लेके बैठना वहां पर मस्ट है. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसे बाद में प्रिपेयर कर सकते हो. तो यहां पर लिसन वंस अगेन एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड. मैटर, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन, 2 तरह की क्लासिफिकेशन है. फिजिकल क्लासिफिकेशन में इट क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज: सॉलिड, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन. दिस 2 टाइप्स ऑफ स्टेट, ये रिसेंट स्टेट है. इसके बारे में और भी रिसर्च यहां पर चल ही रहा है और ये अभी तक सिलेबस में ऐड नहीं किया गया है. लेकिन हम जनरल लेवल पर ओनली जो ऑब्जर्वेबल स्टेट्स है वो ओनली 3 टाइप के स्टेट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. एलिमेंट्स मींस मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड. कंपाउंड मींस इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड. इम्प्योर सब्सटेंस में होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर. इसे मैं थोड़ा सा फंडामेंटल लेवल पर क्लियर करके देता हूं, उसके बाद हम इसे डिटेल में देखेंगे. मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन के लिए मैं सेपरेट वीडियो पुट करने वाला हूं. इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो केमिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल में होगा. लेकिन फिर भी इस वीडियो में आपको एक फंडामेंटल आइडिया दे देता हूं. देख लो केमिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल क्लासिफिकेशन में जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस मींस व्हिच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस इन व्हिच स्मॉलर एटम्स और मॉलिक्यूल having same properties likewise bigger one.
मतलब जो सब्सटेंस प्योर होता है उसका आप छोटे से छोटा पार्टिकल ले लो उसकी प्रॉपर्टीज, और बड़े से बड़ा पार्टिकल ले लो उसकी प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होती है, कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस। ये क्या होगा आपका प्योर सब्सटेंस। तो यहां आप देख सकते हो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। पीरियोडिक टेबल में जो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, दोज ऑल द एलिमेंट्स आर प्योर इन नेचर, वो प्योर होते हैं। आप उसके कितने भी पीसेस करो, इफ सिंगल एलिमेंट इफ यू ब्रेक इनटू द नंबर ऑफ पीसेस देन एवरी पीस शो सेम प्रॉपर्टी लाइकवाइज अदर। मतलब दूसरा जो होगा पीस उसकी प्रॉपर्टी और सेकंड पीस दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम ही होगी। और वहां पर अगर देखा जाए तो ये एलिमेंट्स क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स एज अ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इस प्रॉपर्टी के बेस पर मैं इसे क्लियर कर दूंगा। मेटल मतलब जनरली ऑकर इन सॉलिड स्टेट, जैसे कि आयरन मेटल होता है, निकेल मेटल होता है, ये वो सॉफ्ट भी होते हैं, सोडियम भी मेटल होता है। नॉन मेटल मतलब जनरली ऑकर इन गैसियस एंड लिक्विड स्टेट, ब्रोमीन लिक्विड होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारी चीजें नॉन मेटल्स। मेटलॉइड ना तो ये मेटल्स होते हैं ना तो नॉन मेटल्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर द मेटलॉइड्स। कंपाउंड के बारे में अगर बात की जाए तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, यहां पर बस एक चीज प्रॉपर तरीके से याद रखना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यूनिवर्स में आप 3 चीजें ऑब्जर्व करते हो, 3 चीजें मतलब कौन से? एक क्या होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन करें तो हमारे सराउंडिंग में हमें 3 चीजें दिखती हैं। फर्स्ट वन इज सॉइल मतलब जमीन, सेकंड वन इज एयर एंड थर्ड वन इज सी वाटर। ये क्या होगा? सी वाटर। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स द कंपाउंड्स विच आर ऑकर or the compounds which are obtained from the natural sources। जो कंपाउंड नेचुरल सोर्सेस से हमें मिलते हैं, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि सॉइल, एयर एंड वाटर मतलब हवा, पानी और जमीन, ये नेचुरल सोर्सेस, इससे मिलने वाले कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय व्हाट? living system or living organism, that means plants and animals are called as organic compound। इम्प्योर और मिक्सचर के बारे में अगर बात की जाए तो ये है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, होमो में बात की जाए तो यहां पर सेम मिक्सचर होगा, तो इसके बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। हेट्रोजीनियस में अगर देखा जाए तो 2 कंपाउंड मिक्स करने के बाद वो हम सेपरेटली उसे प्रॉपर तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे कि यहां अगर मैं बात करता हूं तो अल्कोहल इन वाटर, पानी में अगर आप अल्कोहल पुट करोगे या अल्कोहल में वाटर पुट करोगे तो आप उसे प्रॉपर तरीके से सेपरेट नहीं कर पाओगे। आप उसे देखोगे तो सिंगल लेयर आपको दिखाई देगी, कॉल्ड एज होमोजीनियस। और अगर बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो आप अगर प्रॉपर तरीके से देखोगे ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, तो ऑयल और वाटर आपको पूरी तरह से सेपरेट दिखाई देता है, कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो ये होमो और हेट्रो ये होता है व्हाट? टाइप्स ऑफ इम्प्योर मिक्सचर। ये था फंडामेंटल इंटरप्रिटेशन, एक थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन अबाउट केमिकल क्लासिफिकेशन। इसके बारे में डिटेल में प्रॉपर्टीज के साथ ये मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करके दूंगा। ओके, अब हम मेन बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। हमें आज खास बात करनी है फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, और हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हमें क्लियर करने हैं। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो यहां पर मैं एक फंडामेंटल चार्ट ड्रॉ कर लेता हूं तो यहां पर चीजें क्लियर हो जाएगी। सॉलिड, आफ्टर देन लिक्विड एंड आफ्टर देन गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस में अब हम देखेंगे दीज आर 3 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। ये मैटर के 3 फंडामेंटल स्टेट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज से क्लियर होगा कि ये किस तरह से दिखाई देता है। नाउ लिसन, फर्स्ट वन आई विल डिस्कस अबाउट सॉलिड। ओके, सॉलिड के बारे में अगर बात की जाए तो इन जनरल सॉलिड मीन्स द मटेरियल इन विच होल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस मटेरियल में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, जिस मटेरियल में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस आर बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वहां पर? स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है आर कॉल्ड एज सॉलिड मटेरियल, उन्हें सॉलिड मटेरियल कहा जाता है।
जैसे कि आप देख सकते हो कोई स्टोन के अंदर आपने देखा है, स्टोन के अंदर बहुत ही कॉम्पैक्टली सारे एटम्स वहां पर बंधे होते हैं। आप अगर स्टोन को फेंकोगे तो ऐसे नहीं होगा एक एक पार्टिकल वहां से निकलता हुआ जा रहा है और एंडिंग में वहां पहुंचने तक वो पूरी तरह से डिसअपीयर होगा, वैसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होने के रीजन से सारे एटम्स एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज है। इसका मतलब वहां पर जो अरेंजमेंट है दैट इज कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट विल बी देयर कॉल्ड एज सॉलिड मटेरियल। अब एक बात तो क्लियर है कि अरेंजमेंट अगर कॉम्पैक्ट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग है, तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए वहां पर? वेरी लेस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ये क्या होना चाहिए यहां पर? वेरी लेस। सॉलिड में एटम के बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होने के रीजन से उनकी अरेंजमेंट बहुत स्ट्रांग है और वो पक्के होते हैं। जैसे कि आप देख लो, स्टोन है, कंक्रीट है, मेटल देख रहे हो आप, वो सब सॉलिड मटेरियल है। ओके, इन जनरल सॉलिड मटेरियल आर व्हाट? कंडक्टर। बात अगर हो रही है कंडक्टिविटी की, ओके, तो सॉलिड मटेरियल आर इन जनरल व्हाट? कंडक्टर। ये कंडक्टर एक्ट होते हैं फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एक एग्जांपल देख लो, अगर कोई आप आयरन मेटल लेते हो, उसका एक एंड आप रखते हो गैस के फ्लेम पर और दूसरा एंड आपके हाथ में, थोड़ी देर के बाद क्या होगा? आपके हाथ में जो एंड है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। जैसे कि सब्जी पकाते समय, बनाते समय आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा, कोई मेटल का कंटेनर है और वहां पर सब्जी को इस तरह से वहां पर क्या कर रहे हो? स्टर कर रहे हो। उस समय अगर आपके हाथ में जो भी वो है उस पैन में डिप करने के बाद अल्टरनेटली वहां मूव करोगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद वो स्पून का एक एंड जो आपके हाथ में है वो हॉट हो जाएगा। मतलब मेरा ये कहना है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल। बड़ा सा आयरन रॉड ले लो, आयरन रॉड लेने के बाद एक एंड गैस के फ्लेम पे रख दो, दूसरा एंड आपके हाथ में पकड़ो। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे आपके हाथ की तरफ जो एंड था वो भी वहां पर गर्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि हीट उस एंड से आपके हाथ के एंड तक ट्रांसफर हो गई है। इसका मतलब इन जनरल मेटल्स आर कंडक्टर इन नेचर। मेटल क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं इन जनरल। उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी वहां पर हो सकते हैं। ओके, तो मेटल्स आर कंडक्टर। Metal possess what? Definite what? Shape and size, shape and volume और size। क्या कहा मैंने? जो सॉलिड मटेरियल्स हैं विच हैविंग डेफिनेट शेप एंड साइज, सॉलिड मटेरियल की साइज और शेप ये डेफिनेट होता है, एक प्रॉपर शेप में वो आपको वहां पर दिखाई देगा। शेप के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में इन सॉलिड स्टेट। दिस इज अ स्पेशल चैप्टर इन फिजिकल केमिस्ट्री कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर एक्वायर करता है। तो यहां पर आप देखिए, दीज आर जनरल प्रॉपर्टीज। ये क्या है? जनरल प्रॉपर्टीज। बात अगर होती है उनकी प्रॉपर्टीज की, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट possessed by solid material। अब ये हाई क्यों होगा? क्योंकि वहां पर अरेंजमेंट कॉम्पैक्ट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उसे मेल्ट बॉइल करने के लिए भी क्या करेगा? आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी। दीज आर सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इस लेवल पर इतना ही ठीक है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में और एक स्पेशल चैप्टर है गैसियस स्टेट। वहां पर मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस पूरी तरह से क्लियर करेंगे। मैंने कल आपको सिलेबस लिखवा के दिया है, तो हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, एक गैसियस स्टेट, दूसरा सॉलिड स्टेट एंड थर्ड वन सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस इन 3 चैप्टर से क्लियर किया जाएगा। ओवरऑल अगर देखी जाए जितनी भी चीजें हैं आपके सिलेबस में प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, वो वहां पर उसी टाइप से डिटेल में क्लियर की जाएगी। ओके, तो यहां पर ओनली हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया। हम देख रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। आपका मैटर ये 3 टाइप्स में फंडामेंटली क्लासिफाई होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड की बात की जाए, सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब strong force of attraction will be there. Okay, due to the strong force of attraction, intermolecular distance in between them is very less. Intermolecular distance in between them is very less. That means that solid possess definite shape and size.
it possesses definite shape and size. That solid may act as a conductor. Some exception will be there, and melting and boiling point due to the strong force of attraction is high in case of solid. उसके बारे में MPBP ज्यादा हो. Now second one, liquid. Liquid क्या होता है? Listen careful. The material or the matter in which weak force of attraction, इनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है. आपने देखा होगा लिक्विड मटेरियल. वाटर अगर आप हाथ में लेते हो तो इस तरह से फ्लो हो सकता है. वाटर लेक के किनारे बैठ जाओ, आप पत्थर फेंको, पत्थर सीधा वहां पर डीप नीचे चला जाएगा. कोई एक बड़ा सा एक लकड़ी ले लो हाथ में, वहां पर पुट करके देखो, इस तरह से वो अंदर से पास हो सकती है. इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड इज वीक. Weak force of attraction. Weak force of attraction, then intermolecular distance in between atoms and molecules is moderate. ये small नहीं होगा, moderate होगा. ये यहां पर I can write large. इसे हम क्या बोल सकते हैं? Large. अगर intermolecular distance उनके बीच में large होगा तो force of attraction weak. इसका मतलब it do not possess definite shape. ये definite shape possess नहीं करेगा. ओके, लेकिन इसका वॉल्यूम ये क्या होगा? डेफिनेट होगा. दैट मीन्स लिक्विड डू नॉट हैविंग डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम. उसका वॉल्यूम लेकिन डेफिनेट होगा. और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सॉलिड, इसका क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए. दैट मीन्स ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज वीक, and due to which what its melting and boiling point is low. ये low होना चाहिए. अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, गैस की. Now you can observe as compared to solid and liquid, gaseous molecules are randomly arranged. इसका मतलब क्या होगा? What? The force of attraction in gaseous molecules are very weak. Are what? Very weak. If force of attraction in between them very weak, that means internuclear distance is maximum. क्या होगा फिर वहां पर? गैसियस मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, एटम्स मॉलिक्यूल का डिस्टेंस ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अट्रैक्शन वहां पर होता ही नहीं है. इसीलिए वहां पर क्या होगा? इट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज. मतलब इसका शेप एंड साइज ये क्या होगा? डेफिनेट नहीं होगा. एंड इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो. इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ही लो होना चाहिए. तो यहां पर आप देख सकते हो कंडक्टिविटी के बारे में अगर देखा जाए तो ये कंडक्टर नहीं हो सकता. दैट मीन्स आई कैन राइट इन दिस केस इंसुलेटर. ये क्या होगा? इंसुलेटर. ये अगर एक्वियस फॉर्म में है तो कुछ फॉर्म इसके एक्वियस फॉर्म ये कंडक्टर हो सकते हैं, जैसे कि एक्वियस NaCl, सोडियम क्लोराइड. तो यहां पर आप देख सकते हो these are the properties solid, liquid and gases in which it exhibits such type of properties. तो ये था physical classification. ये क्या था? physical classification. Now we move to the next concept, that is phase transfusion. जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि solid, liquid and gases fundamentally matter physically exist into three phases, three states. वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. उनके प्रॉपर्टीज के बेस पर मैंने क्लियर किया है कि वो किस तरह से वहां पर एग्जिस्ट करते हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे फेज ट्रांसफ्यूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ फेज ट्रांसफ्यूजन. नाउ फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन फेज ट्रांसफ्यूजन. यहां मैं सॉलिड तीन स्टेट ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज सॉलिड, liquid and gases. Now solid, liquid and gases. अब यहां पर देखिए, solid converted into liquid, okay, liquid converted into gas, gas once again converted into liquid, liquid converted into solid, and solid can be converted into gas. Solid gas में convert हो सकता है and gas also can be converted into solid. तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने एक solid liquid gas का ट्रायंगल लिया है. तो यहां पर हमें ये क्लियर करना है how to changes phases, और उस फेज ट्रांसफ्यूजन के समय जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है. तो when solid converted into liquid, this process
इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेल्टिंग कहा जाता है। व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। इसे बॉइलिंग कहा जाएगा। गैसेस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। इसे कंडेंसेशन कहा जाएगा। लिक्विड इनटू सॉलिड कॉल्ड एज फ्रीजिंग। इसे कहा जाएगा फ्रीजिंग। सॉलिड इनटू गैसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाएगा। और गैसेस से सॉलिड कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन। इसे क्या कहा गया है? सॉलिडिफिकेशन। तो दिस इज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड एज फेज ट्रांसफ्यूजन। तो लिसन केयरफुली, व्हाट इज दिस? फेज ट्रांसफ्यूजन मीन्स the process of conversion of material or the matter from one state to another state is called as phase transfusion। तो फेज ट्रांसफ्यूजन के समय फंडामेंटली 3 फेजेस में मटेरियल ट्रांसफर होता है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से वंस अगेन गैसेस। तो लिसन केयरफुली, व्हेन सॉलिड मटेरियल ट्राई टू कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, the process in which solid converted into liquid, this process is called as melting, and the temperature at which this process carry out is called as what? Melting point। इसे क्या कहा जाता है? melting point MP। मतलब जिस प्रोसेस में सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट होता है, that process is called as melting। और जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस कैरी आउट होती है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ओके, तो यहां पर बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो सॉलिड, मैं यहां पर मानता हूं इसे आइस। तो आइस यहां से कन्वर्ट हुआ लिक्विड में। ओके, द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसेस, लिक्विड क्या होगा? गैस में कन्वर्ट होगा। The process in which liquid converted into gases, this process is called as what? Boiling। उसे बॉइलिंग कहा जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। ओके, नाउ द प्रोसेस इन विच गैसेस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यहां क्या होगा? गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस। ओके, यहां मैं ले रहा हूं सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड से गैस, ये होगा बॉइलिंग पॉइंट। जिस प्रोसेस में गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? कंडेंसेशन, एंड द टेम्परेचर एट विच दिस रिएक्शन कैरी आउट इज कॉल्ड एज कंडेंसिंग पॉइंट। उसे कंडेंसिंग पॉइंट कहा जाता है। आफ्टर देन लिक्विड वंस अगेन कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, the process in which liquid converted into solid is called as melting, and the temperature at which this reaction carry out is called as what? Freezing point। उसे क्या कहा जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब सीधी सी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस बॉइलिंग, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग। नाउ वंस अगेन वन ऑफ द अनदर टर्म दैट इज सब्लिमेशन। आप यहां देख सकते हो, the process in which solid get directly converted into gases called as sublimation, and the temperature is called as sublimating point। और गैस से ये once again solid में भी convert हो सकता है, called as solidification। तो बेस्ट एग्जांपल अगर यहां बताना चाहूंगा मैं, तो solid से liquid ice, ice converted from ice to water, water से vapor, vapor से once again water, और water से once again क्या होगा? ये solid में आ जाएगा। तो यहां मैं ले सकता हूं ice, ice से लिक्विड वाटर, लिक्विड से ये हुआ वेपर मतलब गैस, वेपर से वंस अगेन लिक्विड, और लिक्विड से आइस। तो यहाँ पर ये बेस्ट एग्जांपल माना जाता है फेज ट्रांसफ्यूजन में। दूसरी केस यहाँ पर एग्जांपल देखना है सॉलिड से गैसेस के लिए, तो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है कैम्फर, नैप्थेलिन बॉल। कैम्फर जो भगवान के सामने लगाया जाता है, उसे बर्न करते ही वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होता है। और नैप्थेलिन बॉल अगर देखा जाए, जो बाथरूम में होता है, जो कपड़ों में रखते हैं, वहां पर व्हाइट गोलियां होती है, कॉल्ड एज नैप्थेलिन बॉल, वो भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। इस तरह से फेज ट्रांसफ्यूजन यहां पर होता है। तो ड्यूरिंग दिस फेज ट्रांसफ्यूजन मुझे बहुत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करनी है। इस ट्रांसफ्यूजन में टेम्परेचर का क्या रोल होता है? तो यहां पर देखिए टेम्परेचर का रोल। व्हेन सॉलिड
गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो सॉलिड मटेरियल अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा या उसे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर एनर्जी वहां पर सप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब सॉलिड टू लिक्विड यहां पर एनर्जी सप्लाई की जाती है, इसीलिए यहां एनर्जी ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। एनर्जी कैसी होगी यहां पर, पॉजिटिव इन नेचर। लिक्विड से अगर ये गैस हो रहा है तो वंस अगेन यहां पर भी एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड ये फिर से अपने प्री फेज में आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, इसीलिए यहां एनर्जी होगी नेगेटिव और यहां भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। सॉलिड से गैस एनर्जी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, एनर्जी पॉजिटिव। पॉजिटिव एनर्जी का मीनिंग क्या होता है यहां पर, एनर्जी एब्सॉर्ब। एनर्जी क्या हो गई यहां पर, एब्सॉर्ब की गई है। और नेगेटिव एनर्जी का मीनिंग होता है एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज। इन दिस वे, in this process energy get continuously release and energy get gain और absorb या उसे सप्लाई किया जाता है। इस तरह से ये था फेज ट्रांसफ्यूजन इज द बेस्ट एग्जांपल एज अ आइस टू वाटर, वाटर टू गैस। यहां पर कुछ चीजें मुझे क्लियर करनी है। जैसे मैंने यहां पर बताया सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड से गैस बॉइलिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो यहां एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो क्लियर करना चाहूंगा, लिसन केयरफुली। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, तो इन सिंपल लैंग्वेज बच्चे आंसर देते हैं द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसेस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहा मैंने, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसेस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये डेफिनेशन कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, ये डेफिनेशन कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, नाउ फोकस ऑन दिस डायग्राम। इस डायग्राम पे फोकस करो। सपोज यहां पर हमने लिया है लिक्विड, ओके, और इस कंटेनर को रखा है मैंने एक बर्नर पर और मैं इसे कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई कर रहा हूं। अगर आप कंटिन्यूअसली से एनर्जी सप्लाई करोगे, मतलब हीट सप्लाई करोगे, तो आपको पता है लिक्विड ये लेयर फॉर्म में होता है। लिक्विड कौन से फॉर्म में होता है, लेयर। तो यहां पर बेस में लेयर होगी, तो एक के ऊपर एक ये लेयर फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले जो एक लोअर लेयर के मॉलिक्यूल से वाटर के वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे और लोअर लेयर के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ ट्रांसफर होंगे, ओके। और अपर लेयर के जो एक कूल मॉलिक्यूल्स है वो नीचे की तरफ मूव होंगे। तो यहां आप देख रहे हो लोअर लेवल के मॉलिक्यूल पहले एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। ऊपर के कोल्ड मॉलिक्यूल एनर्जी नहीं होने के रीजन से वो नीचे आएंगे। इसका मतलब जो पहले एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा वो वेपर फेज में रिलीज होगा। प्रॉपर तरीके से ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, जो एनर्जी पहले एब्सॉर्ब करेगा वो पहले वेपर में कन्वर्ट होगा। तो आप यहां टेम्परेचर मतलब हीट सप्लाई करते रहो, एक एक मॉलिक्यूल वेपर फेज में एस्केप होते रहेगा और आपको एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट किस टेम्परेचर पर ये बॉइल हो रहा है ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये अंडरस्टैंड होने के लिए कुछ नहीं करना, इस कंटेनर को क्लोज कर दो। क्या किया मैंने, कंटेनर को क्लोज यहां लिया ही है। ये होगा आपके पास एक कंटेनर, अंदर लिया है मैंने लिक्विड और ये है यहां पर हीट। अब कंटेनर को क्लोज करने के बाद ऑब्जर्व, अब मैं क्या कह रहा हूं ध्यान दो। अगर आपने हीट सप्लाई की, सपोज इसके अंदर आपने वाटर लिया 1 लीटर, कितना लिया, 1 लीटर। When you supplying energy or heat, then water molecule get converted into vapor. ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। When exactly half of the water, 1 लीटर में से आधा वाटर, हाफ वाटर जब वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, एट दैट टाइम क्या होगा, कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। मतलब 1 लीटर में से आधा लीटर लिक्विड फॉर्म में है, हाफ लीटर वेपर फॉर्म में है। देन व्हाट इज डेफिनेशन, लिसन। The temperature at which during the boiling, the temperature at which liquid get converted into vapor and attain dynamic equilibrium state. इसका मतलब exactly half of the liquid when converted into gaseous form
आधा लिक्विड फॉर्म में, आधा गैसेस फॉर्म में। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस असेंबली का टेम्परेचर, इस सिस्टम का टेम्परेचर जो होगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो यहां पर ये जो प्रोसेस होगी तो एग्जैक्टली ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। 1 किलो आपने आइस लिया है तो हाफ किलोग्राम लिक्विड में कन्वर्ट होगा, हाफ सॉलिड में। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर उस सिस्टम का टेम्परेचर जो होगा कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। इस तरह से ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये एक्सप्लेन किया जाता है। तो इजंट इट, तो ये था कंसेप्ट ऑफ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इन दिस पे और इसे प्रॉपर तरीके से नोटबुक में नोट कर लो। एक बात यहां पर बताना चाहूंगा मैं, अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो वीडियो लेक्चर देख के ओनली कोई फायदा नहीं है। वीडियो लेक्चर देखते समय आप नोटबुक लेके बैठा करो और जो कंसेप्ट यहां पर पढ़ा रहा हूं वो कंसेप्ट आपके नोटबुक में प्रॉपर तरीके से नोट कर लिया करो, क्योंकि आप जितना कंसेप्ट नोटबुक में प्रॉपर तरीके से नोट करोगे तो वो आपकी नोट्स होगी, तो उसमें से आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट नोटबुक लेक्चर देखना ये इतना एफिशिएंट नहीं होगा जितना होना चाहिए, इसीलिए मस्ट है नोटबुक वहां पर लेके ही बैठो। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं दिस इज फेज ट्रांसफ्यूजन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो मैटर होता है, हाउ टू रिकॉग्नाइज, उस मैटर को रिकॉग्नाइज किस तरह से किया जाता है। अब अगर मैटर को रिकॉग्नाइज करना है तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैटर कैन बी रिकॉग्नाइज बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज से मैटर को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उसे एक बार हम देख लेते हैं। ओके, तो अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो मैटर acquire 2 types of properties. First one, physical properties, okay, and second one, chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज, तो मैटर को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। तो पहले ये समझ लो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते क्या है। तो लिसन केयरफुली, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस the properties of the material which is observed in absence of change of that matter। वो मैटर जिस मैटर में किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है, चेंज के अब्सेंस में, मैं इसे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। चेंज के अब्सेंस में जो प्रॉपर्टी आपको दिखाई देती है जिसे आप ऑब्जर्व करोगे कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल यहां लेता हूं ऑब्जर्व in absence of change, मैटर चेंज हुए बिना जो प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व करोगे कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल कलर। ओके, आप देख सकते हो आफ्टर देन कलर डेंसिटी। ओके, कलर डेंसिटी, हार्डनेस, melting point, boiling point, etc. These are the properties which are observed in absence of change। जो मटेरियल उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर आपने इनिशियल लेवल पे मटेरियल ले लिया, कलर देख रहे हो आप, वो ब्लू कलर का है, वायलेट कलर का है, येलो कलर का है, तो उसके वो जो कलर होता है दैट कलर इज वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। उसकी डेंसिटी मतलब मास पर नेट वॉल्यूम, वो डेंसिटी है। उसका हार्डनेस, वो हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है, ये हम उसे प्रेस करके देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ये चेंज के अब्सेंस में है, मतलब उस मटेरियल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, आप डायरेक्ट उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसे फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मैंने अभी क्लियर किया कि क्या होता है। तो मटेरियल अगर सपोज एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, थ्योरेटिकली 100 डिग्री सेल्सियस, प्रैक्टिकली 98 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट फॉर H2O, थ्योरेटिकली 100 डिग्री सेल्सियस और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो 98 डिग्री सेल्सियस। तो अभी आपने ऐसे कभी सुना है क्या कि सपोज वाटर मॉलिक्यूल है, एक बूंद वाटर मॉलिक्यूल लिया तो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 ही होगा।
एक ड्रम वाटर मॉलिक्यूल लिया तो भी बॉइलिंग पॉइंट 100 ही होगा। इसका मतलब क्या बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर कि मटेरियल जो है उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है, क्वांटिटी कितनी भी ले लो उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी। ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स द property which observe during or in change, जो प्रॉपर्टी चेंज होते समय या आफ्टर चेंज ऑब्जर्व की जाती है, कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टी। मैं यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी के एक्सप्लेन करने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल लेना चाहूंगा, दैट इज H2 प्लस हाफ O2। एक बात याद रखना, O2 मैं लेना नहीं चाहूंगा, अगर O2 लेता हूं तो यहां पर ट्वाइस ऑफ H2 लेना पड़ेगा। H2 प्लस हाफ O2 वी ऑब्टेन वाटर मॉलिक्यूल। ओके, जो गैसियस फॉर्म में एलिमेंट होते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ओके, क्लोरीन, ये मॉलिक्यूल्स ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिबिट नहीं दिखाए जाते, इन्हें ऑलवेज मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही दिखाया जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही दिखाया जाता है। मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है वो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिबिट नहीं किए जाते, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में। इसीलिए यहां पर सिंगल ऑक्सीजन भी अगर आपको दिखाना है तो आपको यहां पर 1/2 O2 मतलब हाफ ऑफ द O2, तो सिंगल ऑक्सीजन ऐसे एग्जिबिट करके H2O शो करना चाहिए। ओके, अब यहां पर ऑब्जर्वेशन करो, केमिकल प्रॉपर्टीज हाउ टू एक्सप्लेन, प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन करना। हाइड्रोजन ये बर्न होता है, ओके, दैट मीन्स हाइड्रोजन इज कंबस्टेबल, इसे हम जला सकते हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट टू बर्निंग, ऑक्सीजन बर्निंग के लिए सपोर्ट करता है, खुद बर्न नहीं होता। और जब H2O2 कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे तो ये बनेगा फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब जो यहां से देखो, हाइड्रोजन को बर्न करेंगे तो आग लगेगी, आग को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन लगेगा सपोर्टिंग में, और इससे जो बनता है वाटर मॉलिक्यूल ये वही आग बुझाने के लिए भी यूज होता है। तो आप देख सकते हो डिफरेंट फॉर्म में ये अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन जब ये कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा तो ये अलग प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब कंपाउंड के अंदर एलिमेंटल लेवल पर प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन कंबाइन होने के बाद जो नया कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से अलग है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टी, जो चेंज के समय ऑब्जर्व की जाती है, कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से मैटर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इस तरह से ये होगा व्हाट, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, और एक प्रॉपर्टी यहां पर ऑब्जर्व की जाती है, लेकिन यहां उस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना ठीक नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी हम थर्मोडायनामिक्स में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। दैट प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन उसे यहां देखने की जरूरत नहीं है, वो फिजिकल का प्रॉपर जो चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स वहां क्लियर किया जाएगा। यहां पर ये था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फेज ट्रांसफ्यूजन। इन दिस वे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट, नेक्स्ट लेक्चर जैसे मैंने बताया कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा किस पर, केमिकल क्लासिफिकेशन पर, जैसे कंपाउंड्स, एलिमेंट, इम्प्योर कंपाउंड के अंदर क्या क्या होता है, क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। थैंक्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।